Good morning, students. So, today we are going to start the first chapter of cost accounting, second subject. Okay, the first chapter is process costing. See, process costing के इस सेशन में हम जो भी मटेरियल कवर करेंगे, these are the following points. First, meaning and concept of process costing, features of process costing, objectives of process costing, industries where were the process costing is used commonly, what are the four elements of process costing, okay, and the journal principles that how to prepare the process costing accounts, and last is the performer of the process accounts with the practical example. Okay, so students, what is the meaning of process costing? सी, मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट जो कि हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी है, उसमें भी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, ब्रांचेस होती हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक यूज की जाती है. ओके, सो प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक, या हम ये कहें कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स कहाँ बनाई जाती हैं, इसका आंसर है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड हम उन जगह पर यूज करते हैं जहां पर एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजरकर फिनिश प्रोडक्ट बना हो. ठीक है, इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे फॉर दिस एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एग्जांपल. से फॉर कि एक पर्सन को एक पेपर बनाना है, किस तरीके से बनाएगा वो, ठीक है ना, जैसे पेपर्स हम बनाते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो रजिस्टर्स बनते हैं. ठीक है, सी, सबसे पहला इनपुट क्या होता है, बेसिक रॉ मटेरियल क्या होता है, पेपर होता है और उसकी इंक होती है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इनपुट. प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल से अपने प्रोडक्ट को जो रेडी कर रहा है, वो रॉ मटेरियल एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजरता है और फिर तब जाकर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है. सो ऑब्वियसली इनपुट टू आउटपुट, चूंकि वो एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, तो एक मैन्युफैक्चर के लिए अपने हर प्रोसेस की कॉस्ट को कंट्रोल करना नेसेसरी होता है, सो दैट कि द पर्सन कैन कंट्रोल द फिनिश गुड्स कॉस्ट. क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट के प्राइस को तो इंक्रीज कर नहीं सकता, तो उसे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को ही कंट्रोल करना है. अब चूंकि उसका प्रोडक्ट फाइनल शेप में आने से पहले फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोसेसेस से होकर गुजर रहा है, लाइक प्रोसेस 1, प्रोसेस सेकेंड एंड प्रोसेस थर्ड, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो प्रोसेस 1 की कॉस्ट को कंट्रोल करे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस 1 से जो आउटपुट आता है वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस सेकेंड में. यहां देखिए इस वाले में आप पहले लाइक प्रोसेस 1 फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें आपने इनपुट डाला, प्रोसेस 1 का जो भी आउटपुट है वो प्रोसेस सेकेंड के लिए क्या है, इनपुट है. फिर प्रोसेस सेकेंड में ये इनपुट आया और इसके खुद के एक्सपेंडिचर्स लगे. आफ्टर दैट प्रोसेस सेकेंड से जो आउटपुट निकला वो लास्ट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस थर्ड के लिए इनपुट है. फिर प्रोसेस थर्ड ने इस इनपुट के साथ में काम किया और अपने एक्सपेंसेस लगाए. इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा उसका फिनिश गुड्स. तो इट मींस रॉ मटेरियल
3 प्रोसेस से होकर गया और फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, जो कि मैन्युफैक्चरर मार्केट में सेल करने के लिए भेजेगा। सो यहाँ उसके लिए ये जरूरी है कि टू नो द ईच प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट एंड उसको कंट्रोल रखना, हर प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट को कंट्रोल रखना। ओके, अब ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे पेपर एंड इंक बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसको प्रोसेस 1 में डाला गया। कट द पेपर एंड लोड इंक इनटू द प्रेस। अब प्रेस में क्या किया गया, पेपर को, प्रोसेस 1 का काम क्या था कि वो पेपर को कट करता है और उसमें इंक को लोड करता है, ये प्रोसेस 1 था। प्रोसेस 1 से कट पेपर होके और जितना भी इंक उसमें डालना था वो हुआ और वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रोसेस 7 का काम क्या था, प्रिंट द अल्टीमेट प्लानर्स, कि फाइनली जो भी प्लानर बनाना है उसका फाइनल शेप कौन देता था, प्रोसेस 2 देता था। सो प्रोसेस 1 से जो आउटपुट निकला वो कहाँ गया, प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 ने फाइनली प्रोडक्ट को कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद वो उसने कहाँ भेजा, प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 का काम क्या है, पैकेजिंग प्लानर, यानी जो प्लानर्स बन गए हैं उनको पैक करना। प्रोसेस 3 ने अपना काम किया, तब जाकर फिनिश गुड्स रेडी हुई, मींस प्लानर्स रेडी टू शिप, कि जब फाइनली अब वो प्लानर्स को हम शिप में मतलब भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर के पास में। सो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, द कॉस्टिंग मेथड applicable where goods or services result from a sequence of continuous or repetitive operations or processes. Costs are averaged over the units produced during the period. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। आपको शॉर्ट में बस इतना समझना है कि अगर एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनने में एक से ज्यादा प्रोसेसेस से होकर, ऑपरेशन से होकर गुजरता है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाई जाती है, बुक्स बनाई जाती है, वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में करते हैं। अब यूजुअली ये जो कॉस्टिंग मेथड है ये किस तरीके की इंडस्ट्रीज में यूज आता है, यूजुअली वो इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, टेक्सटाइल, स्टील, रबर, शुगर, शूज, पेट्रोल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे ही इंडस्ट्रीज के नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है और उसका जो फिनिश गुड रेडी होता है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस से होके गुजरता है। ठीक है, तो एक तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, मेन पर्पस इसका क्या होता है, टू फाइंड आउट ईच प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। ओके, ये आपको इसमें प्रैक्टिकली करना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसके एग्जांपल्स करे। नाउ अगर हम फीचर्स की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स क्या हैं, द प्रोसेस कॉस्ट सेंटर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू ईच प्रोसेस, मींस ऑब्वियसली जैसे अभी अपन ने उस एग्जांपल में देखा कि 3 प्रोसेसेस थे, तो 3 प्रोसेसेस थे, तो यानी कि वो तीनों क्या हो गए, कॉस्ट सेंटर्स हो गए। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर 1, 2 एंड 3, तो ये क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए सो दैट कि हर प्रोसेस की कॉस्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सको। ठीक है, अगर आपको हर प्रोसेस इजीली आइडेंटिफाई होगा तो उसकी कॉस्ट और उसके स्टॉक की रिकॉर्ड्स आप इजीली मेंटेन कर पाओगे और एक्यूरेटली मेंटेन कर पाओगे। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस आर एवरेज्ड ओवर द टोटल प्रोडक्शन। जब हम, चूंकि हर प्रोसेस, जब तक लास्ट प्रोसेस तक प्रोडक्ट नहीं गया है तब तक वो फिनिश्ड नहीं बना, वो पार्शली ही है, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें हर प्रोसेस की कॉस्ट एवरेज होती है। ठीक है, एंड सो आप ये बाकी भी एक बार रीड कर लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, सेम ऐसे ही अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मींस व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ईच प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना। सेकंड क्या होता है, हर प्रोसेस के साथ में ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं समटाइम्स, तो
तो उनकी कॉस्ट अलग से आइडेंटिफाई करना। नाउ व्हाट आर द जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, ये मैं आपको जो भी कमिंग मेरे लेक्चर्स आएंगे उनमें बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि जब ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनके एक्सपेंसेस भी ज्वाइंट्स होते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। हर प्रोसेस में कितना वेस्टेज हुआ है रॉ मटेरियल का, वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। हर प्रोसेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है। और हर प्रोसेस से रिलेटेड जो भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है वो एवरी एंड ईच प्रोसेस का अलग अलग फाइंड आउट करना और उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करना, ये होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ एग्जाम्पल मीन्स वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने अभी पहले भी एग्जांपल्स बताए, नाउ ये एक साथ आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, आप इनके नाम पढ़ के देखिए। ये सारी ही वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट तक बनने से पहले अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, लाइक सीमेंट, chemicals, sugar, iron, paper manufacturing and so, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, what are the 4 basic elements of production cost? See, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें हर प्रोसेस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। एंड अगेन, जो हमने प्रीवियसली अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, so what are the main elements? Direct material, direct labor, okay, direct expenses and overheads. So if we are talking about cost of the product या प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो हम हमारी पिछले साल की कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं वही हमारे 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, ओके। और अब अगर इनके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बट ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है कि हर प्रोसेस में, अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली परचेज किया जाता है या स्टोर से इशू किया जाता है वो उसका डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है, ठीक है। फिर अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, या तो बाहर से परचेज किया जाएगा या स्टोर से इशू किया जाएगा। अब इसके आगे के जो प्रोसेस है वहां पर रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कहाँ से आता है, उसके प्रीवियस प्रोसेस से आता है, ठीक है। सेम फॉर द अब डायरेक्ट लेबर में वही है कि जो वेजेस या सैलरीज हर प्रोसेस पर उस प्रोसेस में काम करने के लिए जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स या जो भी एम्प्लॉयज अपॉइंट किए गए हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी प्रोसेस पे चार्ज किए जाते हैं, सेम एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड ओवरहेड, अगेन यहाँ पर भी जो हमारा ओवरहेड होता है उसका वही क्लासिफिकेशन होता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस मैंने इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे कवर किया है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें हर प्रोसेस की प्रोडक्शन कॉस्ट पता करनी होती है, और जहां पर भी कॉस्ट वर्ड आता है वो क्या है हमारा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स में बाकी वही सारे जो आपके स्टेप्स होते हैं, ओके। नाउ these are the rules how to calculate the process costing, ठीक है। तो ये मैं आपको इस एक परफॉर्मे के थ्रू समझाती हूँ। सी, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें हर प्रोसेस का एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ये जो प्रोसेस अकाउंट होता है ये टी फॉर्मेट में बनता है, ये दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। ऊपर हेडिंग आ जाएगा प्रोसेस अकाउंट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या अगर नेम दे रखा है तो आप वो नेम लिख दोगे। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम क्या मेंशन करते हैं, आउटपुट। मींस आपको क्वेश्चन में अगर हर प्रोसेस में ने कितनी आउटपुट यूनिट्स बनाई है, प्रोडक्शन किया है, वो दिया हुआ है तो लिख दो, नहीं दिया हुआ है तो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। नाउ मेन, अब ये समझो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ
प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम डेबिट साइड पे फोकस करते हैं। हमें क्या करना है, हर प्रोसेस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेबिट साइड में क्या आएंगे, उस प्रोसेस के एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स आएंगे। ओके, अब एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या मेन आएगा, मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल बोथ, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में फैक्ट्री ऑफिस जो भी दिए हुए हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी और नाम से एक्सपेंसेस दे रखा है वो आ जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस प्रोसेस का है उसी प्रोसेस में लिखना है। ठीक है, पहले तो आपने ये समझ में आ गया कि डेबिट में मेन ये आइटम्स आते हैं। नाउ सी, आप सबको पता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, जब हम उसे किसी प्रोसेस में उसकी प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं, सो यूजुअली उसमें वेस्टेज होता है, जिसको हम वेस्टेज या स्क्रैप के नेम से जानते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम उन वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्ट्स, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यूजुअली आपको इन वर्ड्स, ये क्रेडिट साइड में ध्यान दीजिए, क्रेडिट साइड में ये मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, इन नाम से ये लॉसेस मिलेंगे। लाइक एक आपको मिलेगा लॉस इन वेट। लॉस इन वेट में क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में सारा समझा रखा है, अभी मैं सिर्फ परफॉर्मिंग के हिसाब से समझा रही हूँ आपको। आपको दे रखा होगा लॉस इन वेट। लॉस इन वेट मींस यूनिट्स तो कम हुई हैं, लेकिन उसका उस स्क्रैप से आपको कुछ भी बेचने पर अमाउंट नहीं मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं लॉस इन वेट। कि आपकी रॉ मटेरियल्स जो कि आपने एज अ इनपुट उस प्रोसेस में डाला, उसमें से कुछ अलाउबल नॉर्मल लॉस था कि इतना तो वेट में, वजन में लॉस होगा ही होगा, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो, उसको मेजर नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसमें हम यूनिट्स लिख देते हैं, अमाउंट डैश कर देते हैं। नेक्स्ट वेस्टेज का टाइप होता है स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स वही वेस्टेज। स्क्रैप क्या होती है, जिसको मार्केट में वो बिल्कुल स्क्रैप्ड वैल्यू, यानी कि अगर हिंदी में, टिपिकल हिंदी में कहूँ तो कबाड़ के भाव में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूनिट्स दे रखी हैं तो उसको आप यूनिट्स में लिख देना, और अगर उसका प्राइस दे रखा है तो उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। इसके अलावा कुछ टर्म्स आएंगी, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है द वेस्टेज विच इज अलाउबल इन प्रोसेस, यानी जैसे अगर ये कह रखा है कि भाई प्रोसेस 1 में हम जो भी इनपुट डालेंगे उसका 5% तो नॉर्मली वेस्टेज होता ही होता है, तो वो हो गया नॉर्मल लॉस। अब अगर 5% की जगह 6% के बराबर वेस्टेज हुआ, तो 5% तो आप किस में ट्रीट करोगे, नॉर्मल लॉस में, और जो रिमेनिंग 1% है वो आपका किस में आएगा, एबनॉर्मल लॉस में। और हम दोनों ही यहाँ पर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये फर्दर लेक्चर में करेंगे। एक यहाँ पे मैंने लिख रखा है बाय प्रोडक्ट। यूजुअली बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपके मेन प्रोडक्ट के साथ में कोई सब प्रोडक्ट बन गया जिसकी वैल्यू आपके मेन प्रोडक्ट की वैल्यू से बहुत ही नेग्लिजिबल है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर कपड़े बन रहे हैं, मिल्स होती है, ठीक है ना, वहां पर मेन काम क्या है, मान लो वो शर्ट्स बनाती हैं, टी शर्ट्स बनाती हैं, तो उनका मेन काम तो वही है, तो उनका मेन प्रोडक्ट तो क्या है, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, यही है। अब वहां पर जब मशीन में कपड़ा जाता है तो जो भी बचा कुचा कपड़ा रह जाता है, उससे वो क्या करते हैं, कपड़ों की गुड़िया बना देते हैं, छोटी छोटी डॉल्स बना देते हैं, छोटे छोटे टॉयज बना देते हैं, तो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। ऑब्वियसली उनके मेन प्रोडक्ट से उसका जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल होगा, तो बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टर्म्स दी हुई होती है वो हम इधर लिख देते हैं कि भाई कितना अमाउंट आया, क्या आया। ठीक है, यहाँ देखो एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन वर्ड का मतलब क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस में मान लीजिए कि 5% का वेस्टेज अलाउड है, तो वो नॉर्मल हो गया। अगर 6% का वेस्टेज हुआ तो 1% ज्यादा हुआ वेस्टेज, उसको तो हम कह देंगे एबनॉर्मल। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो अलाउबल वेस्टेज है उससे कम वेस्टेज हो गया, कि 3% के बराबर ही हुआ,
तो वो जो रिमेनिंग 1% है, या मान लो कि 3.5% के बराबर ही वेस्टेज हुआ। अलाउड कितना था 4%, लेकिन वेस्टेज कितना हुआ 3.5%। ठीक है, तो जो रिमेनिंग होगा वो रिमेनिंग उसने एफिशिएंसी से काम किया और ज्यादा यूनिट्स बना ली, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस पर जो भी गुड्स ट्रांसफर की जाती है वो प्रॉफिट पे की जाती है, तो हम उस प्रॉफिट को भी यहाँ पर दिखाएंगे। फिर डेबिट की टोटल की जाएगी, उसमें से क्रेडिट को माइनस किया जाएगा, जो आता है विच इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। यानी जब हम ये सब चीजें लिख के आप डेबिट की टोटल में से क्रेडिट को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कि हाउ मेनी यूनिट्स प्रोसेस 1 गोइंग टू ट्रांसफर टू द सेकेंड प्रोसेस मीन्स आउटपुट। तो ये आप बैलेंसिंग फिगर में निकालोगे ये दोनों ही टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आया, मान लो यहाँ पर आपके आए 1,20,000 रुपीज और यहाँ पे आपकी 10,000 यूनिट्स आई, तो आप उसको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बता दोगे। ठीक है, ये इतना काम आपको हर प्रोसेस अकाउंट में करना है ना। अब देखो ये अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना होता है। सी एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट passes थ्रू 3 processes A, B, C to completion। एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से होके जा रहा है, A, B एंड C। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी वॉज 1000 टन्स। तो ये क्या दे रखा है आपको, आउटपुट। क्या है ये, आउटपुट। ओके, द कॉस्ट वर एज फॉलोइंग, ऐसे आपको दी हुई होती है स्टूडेंट्स। प्रोसेस ए में कितने एक्सपेंसेस हुए, बी में कितने, सी में कितने, ऑब्वियसली अलोकेटेड है ना, सबके अलग अलग। नाउ assuming that there was no WIP either at the beginning or at the end। ठीक है, मतलब वो आपको ये बता रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो अच्छी बात है, हमें इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना। वैसे भी ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, फर्स्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का, तो मैंने इसको बहुत ही इजी गोइंग वे में रखना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, शो द प्रोसेस कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ओके, सो अब देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है। दिस इज द सॉल्यूशन। देखो हम कैसे बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट बना दिया। अब देखो इससे पहले आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया है इसमें मैंने पर्टिकुलर्स के साथ में 2 कॉलम बनाए थे बच्चों, एक तो यूनिट्स का और एक अमाउंट का। समटाइम्स आपको इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम भी मिल सकता है कॉस्ट पर यूनिट का, अगर आंसर में रिक्वायरमेंट होगी, सॉल्यूशन में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अदरवाइज यूजुअली यही कॉलम मिलते हैं, या फिर जैसे हमारा ये सॉल्यूशन है इस तरीके का भी मिल सकता है कि वो यूनिट्स का कॉलम हटा दे और उसकी जगह टोटल का और कॉस्ट पर यूनिट का ही बना दे। तो इट मीन्स आई जस्ट वांट टू से कि ये जो कॉलम्स हैं these are not the fixed column in the debit and the credit side। okay, particulars आएगा, उसके बाद यहाँ पर यूनिट्स भी आ सकता है और उसकी जगह पे कॉस्ट पर यूनिट का भी आ सकता है, यहाँ पर अमाउंट का ही कॉलम आएगा। ये कॉलम तो हमेशा यही रहेगा अमाउंट का। इन द प्लेस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स भी आ सकती हैं, कॉस्ट पर यूनिट का भी आ सकता है और एक एक्स्ट्रा कॉलम भी आ सकता है कॉस्ट पर यूनिट का। इट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, बट आगे आप जो देखेंगे उसमें आप देखिएगा कि मैक्सिमम यही फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के उसको हर प्रोसेस की कॉस्ट चाहिए तो उसने ये अलग से बना दिया। आप चाहो तो यहाँ पर यूनिट्स भी बना सकते हो और ये भी सही है। ठीक है, अब आपने देखो इसने कैसे लिखा है, यहाँ पर एक चीज आपको खुद लिखनी पड़ेगी विच इज नॉट मेंशन हियर, लाइक प्रोसेस ए अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रोसेस ए अकाउंट। मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मेट बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर्स,
यहाँ पर कॉस्ट पर टन बना हुआ है, हम वो लिख देंगे, टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर टन, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऊपर आउटपुट। तभी तो आप डिवाइड कर पाओगे पर यूनिट निकालने के लिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, प्लीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आउटपुट कितना था, 1000 टन्स, so this is 1000 टन्स, ओके। अब देखो सिंपल सा क्या करना है हमें, ये ए है, ए के साइड के जितने भी एक्सपेंसेस है ये तीनों एज इट इज कॉपी कर लो, कर लिए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इन सबको 1000 से डिवाइड कर दो तो पर टन आ जाएगा, इजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने कोई एडजस्टमेंट समझाई नहीं है और कोई एक्सपेंसेस दे नहीं रखे हैं, तो बस सिंपल सा आपने डेबिट की टोटल करी, कितना आया 6000 और पर टन कितना आया 6 रुपीज। नाउ ये सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बाय प्रोसेस बी अकाउंट, बी में ट्रांसफर हो गया, आउटपुट ट्रांसफर एज इट इज, बस ये बन गया। यहां आप चाहो तो अलग से ये निकाल के बता दो कि भाई प्रोसेस 1 की कॉस्ट पर यूनिट कितनी रही, 6 रुपीज पर टन, अदरवाइज वो यहाँ पर भी आई चुकी है। आप चाहो तो कैसे निकालोगे, 6000 रुपीज टोटल कॉस्ट थी, 1000 टन उसने बनाया था, तो टोटल उसकी पर कॉस्ट पर यूनिट कितनी रही, 6 रुपीज पर टन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स अ वेरी इजी, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे प्रोसेस भी, सेम फॉर्मेट। अब यहाँ बस आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोसेस ए से हमने जो आउटपुट प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया, नाउ फॉर प्रोसेस बी दिस इज द इनपुट। तो सबसे पहली एंट्री डेबिट साइड में आएगी टू प्रोसेस ए, जो ये यहां से यहां ट्रांसफर होके आया, सबसे पहली एंट्री आएगी, क्योंकि प्रोसेस बी तब तक काम करना स्टार्ट नहीं कर सकता ना जब तक उसके पास में प्रोसेस ए से इनपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज एंट्री ट्रांसफर कर दी। अब उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, बस प्रोसेस बी के सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे, 1500, 3000, 4500, हियर 1500, 3000, 4500, और कुछ नहीं है, ऐड किया, प्रोसेस सी में ट्रांसफर कर दिया, सेम वही कॉस्ट पर यूनिट निकाल के अलग से बता दी। अब प्रोसेस सी, अब प्रोसेस सी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रांसफर एंट्री लाएंगे टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी से इनपुट आया, ये प्रोसेस सी के 1500 एंड दीज आर द एक्सपेंसेस सी, ये आपने कॉपी कर लिए एज इट इज। कहां, अब प्रोसेस सी क्या है, प्रोसेस सी आपका लास्ट प्रोसेस है, तो प्रोसेस सी से जो कुछ भी बनेगा वो किस अकाउंट में जाएगा, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, ओके। पहले प्रोसेसेस से जाएंगे और जो लास्ट प्रोसेस है उससे जो भी आउटपुट बनेगा वो कहां पर जाएगा, आपका फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में, ओके। नाउ फिनिश स्टॉक अकाउंट का भी फॉर्मेट एज इट इज सेम बनेगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में आप सबसे पहले प्रोसेस सी से लेके आ जाओगे ट्रांसफर एंट्री। अब अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई फिनिश स्टॉक अकाउंट से उसने इतने में सेल की है या किसी गोडाउन में भेजा है, कुछ भी है, तो आप उससे उसकी ट्रांसफर एंट्री बाय साइड में करके दिखा दोगे। कुछ नहीं दे रखा तो सिंपल सा क्या बच गया, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बस ये इतना सा बच गया आपका, ठीक है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा, बस हमें ये करना होता है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर्स में इसमें और भी एडजस्टमेंट्स आएंगे, लाइक अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, ये सारे बाय साइड के एडजस्टमेंट्स धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल में समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इस ऑडियो को सॉरी आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके साथ में आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगी, और ये सारा सुनने और समझने के बाद में, ठीक है, आपको ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना है, फाइन, ओके। दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज थ्योरेटिकली, आप प्लीज खुद इसको रीड कर लीजिएगा, एंड इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डाउट तो जस्ट सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, okay, and after that this practical question you will going to solve at your own, okay। I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।